अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम आज चैप्टर 8 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई वेव किसी एक मीडियम में ट्रैवल कर रही है और ट्रैवल करते हुए वो किसी दूसरी मीडियम से टकराती है और फिर इसको जो है वो रिटर्न होना पड़ रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। यानी किसी एक मीडियम में ट्रैवल करते हुए वेव किसी दूसरी मीडियम से टकराती है और टकरा के वापस पलटती है, इसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन दो तरह की होती है वेव्स में। रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रेयर मीडियम, यानी जिस मीडियम में वो ट्रैवल कर रही है वो एक डेंजर मीडियम है और जिससे टकरा के वापस आ रही है वो कोई रेयर मीडियम है। और दूसरी टाइप की रिफ्लेक्शन होती है जो वेव किसी रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रही हो और उसको टकराना पड़े किसी डेंजर मीडियम से, तो उसकी रिफ्लेक्शन किस तरह से होगी। दोनों का डिफरेंस हम आज अच्छी तरह समझेंगे। फर्स्टली आप ये बात माइंड में रखें कि जब भी डेंजर मीडियम से रेयरर मीडियम में कोई वेव टकरा रही है, ये हमारे पास एक डेंजर मीडियम है और यहाँ पे ये धागा हमने बांधा है जो कि एक रेयर मीडियम है। तो आप देखें कि एक सलंकी है, इसको हमने धागे से बांधा है और धागे को आगे एक रिजिड सपोर्ट के साथ बांधा है। आप इसको दीवार समझ लें, कोई मजबूत चीज़ है। तो यहाँ पे हमने इस सलंकी में एक क्रस्ट प्रोड्यूस किया, क्रस्ट जाके धागे से टकराया तो उसने क्या किया, धागे को अपवर्ड मूव करवा दिया। यहाँ पे धागे को ऊपर की जानिब मूव करवाया अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। और फिर यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्रस्ट ही जो है वो रिटर्न हो रहा है, क्रस्ट जो है वो रिटर्न हो रहा है, यानी वापस आ रहा है, रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। तो यहाँ से हमें ये बात समझ आई कि अगर डेंजर मीडियम से रेयरर मीडियम में कोई वेव एंटर होती है तो उसमें फेज चेंज नहीं होता। क्रस्ट अगर मूव कर रही है तो वापस भी क्रस्ट आएगी, अगर ट्रफ मूव कर रहा है तो ट्रफ ही वापस रिफ्लेक्ट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंजर बाउंड्री, यानी एक रेयरर मीडियम में वेव ट्रैवल कर रही थी और एक डेंजर मीडियम से टकरा के वापस आ रही है। तो यहाँ पे भी सलंकी की ही हमने एग्जांपल ली है कि यहाँ पे हमने क्रस्ट प्रोड्यूस करवाया और अब आगे हमने सलंकी को धागे से नहीं बांधा बल्कि हमने इसको डायरेक्ट दीवार के साथ बांधा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्रस्ट जो है वो प्रोड्यूस करवाया, यहाँ पे जो इसमें बेंड है वो अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हुआ और फिर एक ट्रफ जनरेट हो गया जो कि रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। यानी जो हमने वेव सेंड की थी वो क्रस्ट सेंड किया था और वापस हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रफ आ रहा है। ये कब होगा, जब एक रेयरर मीडियम से कोई भी वेव डेंजर मीडियम के साथ टकरा के वापस आ रही है। इस केस में हमारे पास 180 का फेज चेंज आएगा, यानी यहाँ पे क्रस्ट टकराया था तो यहाँ पे ट्रफ आ रहा है, तो क्रस्ट और ट्रफ में टोटल फेज चेंज कितना होता है, 180। क्रस्ट अगर यहाँ पे मूव कर रहा है तो वापस ट्रफ आएगा, ट्रफ रिटर्न होगा, रिटर्न्स, और अगर ट्रफ जा रहा है तो वापस हमारे पास क्या आएगा, क्रस्ट रिटर्न होगा। तो ये था बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ही हमसे पेपर में पूछा जाता है। तो हमने बेसिकली रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयरर बाउंड्री एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम जो है वो डेंजर बाउंड्री जो है वो करना होता है। ये दो बातें हमें पता होनी चाहिए, बेसिकली यही डिफरेंस हमसे पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं स्टेशनरी वेव्स पे। डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं, व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग इन द सेम मीडियम इन ऑपोजिट डायरेक्शन प्रोड्यूसेस स्टेशनरी वेव्स। इसको यहाँ से समझे कि कोई सी दो वेव्स हैं वो अगर सेम फेज में ट्रैवल करें और ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करें, यानी फेज सेम हो, यानी उनकी जो वेव लेंथ है वो क्या हो, सेम हो। अगर एक वेव का क्रस्ट है तो दूसरे का क्रस्ट सामने आ रहा हो, यानी उनका जो फासला है वो हमेशा बराबर हो, दोनों की वेवलेंथ बराबर हो, या दोनों का फेज डिफरेंस जो है वो सेम हो। तो सेम फेज होना चाहिए, और यानी आप यूं कह लें कि एक वेव की क्रस्ट की लेंथ और दूसरी वेव की क्रस्ट की लेंथ या ट्रफ की लेंथ क्या होनी चाहिए, सेम, और वो ट्रैवल करें एक दूसरे से ओपोजिट डायरेक्शन। ये रिफ्लेक्शन ऑफ वेव से भी प्रोड्यूस हो सकता है, यानी एक वेव आपने ट्रैवल करवाई और वो फिर रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, तो अगर वो किसी डेंजर मीडियम से टकरा के रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो ओपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, यानी क्रस्ट जा रहा है तो ट्रफ वापस आ रहा होगा।
तो इस तरह से हमारे पास जो है वो स्टेशनरी वेव्स पैदा होती हैं। यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बनाई है, इसको आप देखें। अगर हमारे घरों में जो कपड़े सुखाने के लिए तार लगी होती है, उसको अगर आप सेंटर से पकड़ के खींचें तो वो इस तरह का लूप जनरेट करेगी। यानी आप यहाँ से पकड़ के इसको नीचे की जानिब खींच के छोड़ दें तो ये इस तरह का लूप जनरेट करती है। यानी असल में ये वेव आपने प्रोड्यूस की थी और ये उसकी रिफ्लेक्शन है, ये वेव प्रोड्यूस की और ये उसकी रिफ्लेक्शन है। इसी तरह इसी रस्सी को अगर आप इसके 1/4, यहाँ पे हमने हाफ से यानी इसके टोटल डिस्टेंस के हाफ से, और यहाँ पे हम 1/4 डिस्टेंस से पकड़ के खींच के छोड़ेंगे तो हमारे पास इस तरह से 2 लूप जनरेट होंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से जो वेव्स बनती हैं ये स्टेशनरी वेव्स कहलाती हैं। ठीक है, इन्हें हम और नाम क्या देते हैं, इन्हें हम स्टैंडिंग वेव्स भी कहते हैं, इन्हें हम स्टैंडिंग वेव्स भी कहते हैं। तो वेव्स का पैटर्न जो है बच्चों हमारे पास वो कुछ इस तरह से जनरेट होता है कि हमारे पास जो लूप्स जनरेट हो जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स के नाम देखें, वो पॉइंट्स जहाँ पे आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो रहता है उन्हें हम नोड्स कहते हैं। वो पॉइंट्स वेव के जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो रहता है उन्हें हम नोड्स कहते हैं। और वो पॉइंट्स जहाँ पे वेव्स का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है उन्हें हम एंटी नोड्स कहते हैं। ये भी एंटी नोड्स हैं और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये भी एंटी नोड्स हैं, ये भी एंटी नोड है। ठीक है जी। जहाँ भी पॉइंट यानी वेव के किसी भी पॉइंट पे जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एंटी नोड। ये नीचे यही लिखा है कि नोड्स क्या होते हैं, वो पॉइंट्स वेव के जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, ज़ीरो, और एंटी नोड्स क्या होते हैं, वो पॉइंट्स जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, मैक्सिमम। यानी यहाँ पे इस वेव पे भी हम बात करें तो ये पॉइंट एंटी नोड्स होंगे और ये पॉइंट्स जो हैं जहाँ पे वेव दोबारा ज़ीरो पे आ जाती है, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एंटी नोड्स कहते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ज़रूरी है समझना। हमें ये पता है कि कोई भी वेव हम ड्रॉ करें नॉर्मली, लेट्स सपोज ये एक वेव हम बना रहे हैं यहाँ पे, तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ दोनों की लेंथ जो होती है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लैम्डा कहते हैं, यानी 1 वेव लेंथ कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि एक वेव हमारी एक क्रस्ट और एक ट्रफ से पूरी होगी, यानी 2 लूप्स जो हैं वो टोटल किसके बराबर होंगे, लैम्डा के बराबर होंगे। तो अगर कोई हमसे ये पूछे कि एक लूप का टोटल डिस्टेंस कितना होगा तो वो λ/2 होगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, λ/2। और इसी तरह अगर कोई हमसे पूछे कि हाफ लूप का डिस्टेंस जो है वो टोटल कितना होगा तो वो कितना होगा जी, वो λ/4 होगा। यहाँ से हमारे पास MCQs बन सकता है कि 2 नोड्स के दरमियान में जो लेंथ है, वेव लेंथ है, पाथ लेंथ है, वो कितनी होती है, तो वो हम कैसे बताएंगे। हमें पता है कि ये नोड है और एक ये नोड है, तो 2 कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान में टोटल पाथ लेंथ कितनी होगी, λ/2। चूँकि 2 लूप्स की जो वेव लेंथ है वो कितनी है, वो लैम्डा है, यानी एक नोड ये, एक नोड ये और एक नोड ये, तो 2 नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक वो कितना होगा, λ/2। और अगर एक नोड और एक एंटी नोड, यानी यहाँ से यहाँ तक का फासला हमसे पूछा जाए यहाँ तक का, तो ये आपके पास हाफ डिस्टेंस होगा, तो ये किसके बराबर है, ये λ/4 के बराबर है। ये बात माइंड में रखें, ये नहीं भूलनी आपने। नेक्स्ट चलते हैं जी, स्टेशनरी वेव्स का एक रिव्यू है, इसको आप पहले इस फॉर्म में ऑब्ज़र्व कर लें कि ये हमने एक वेव है जिसके मुख्तलिफ टाइम इंटरवल्स पे स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं, यानी हमने ये स्क्रीनशॉट्स बनाए हुए हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स पे। यानी एक वेव यहाँ से शुरू हुई थी तो यहाँ पे इसका जो टोटल टाइम था, स्टार्ट किया था हमने, ये 0t था, और जब हम यहाँ पे पहुँचे तो टोटल टाइम t पास आउट हुआ। तो हमें पता है कि इसको टोटल हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। 0t यहाँ पे आपका t/2 होगा, यहाँ पे t/4 होगा, और इसी तरह इस वेव पे आपके पास जो टाइम है वो कितना होगा, 3t/4। ठीक है जी। इनको अब हम ऑब्ज़र्व करते हैं पॉइंट्स को
सबसे पहले इनकी सिमेट्री समझ लें कि हमने यहाँ पे जहाँ से वेव स्टार्ट हो रही है उसको 1 का हुआ है, और फिर हाफ वेव जहाँ पे कंप्लीट हो रही है उसको 3 का है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हाफ वेव कंप्लीट हो रही है उसको 5 का, और फिर जहाँ पे नेक्स्ट हाफ वेव कंप्लीट हो रही है उसको हमने 7 का है। स्टार्टिंग पॉइंट से जो टॉप पे जा रहे हैं, यानी यहाँ पे टोटल वेव कितनी कवर हो रही है, λ/4, तो इस पॉइंट को हमने 2 का है। नेक्स्ट हाफ लैम्डा के डिफरेंस पे 4, और नेक्स्ट हाफ लैम्डा के डिफरेंस पे हमने 6 पॉइंट मेंशन किया, और सब में हमने यही काम किया हुआ है कि जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं उसको 1 का है, उसके बाद जो डिफरेंस है हमारे पास उसको हमने 3 का हुआ है, इसी तरह 5 का हुआ है, और इसी तरह 7 का हुआ है। यानी ये टॉप पोजीशन थी, ये टॉप पोजीशन थी, यहाँ से यहाँ तक का जो फासला ये कितना है, λ/4, और यहाँ से लेकर यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल फासला कितना है, ये λ/2 है, और यहाँ से यहाँ तक एक वेव कंप्लीट हो रही है। तो सबसे पहले इस स्क्रीनशॉट को देखें। आप देखें कि जो 0 पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट पे भी वैल्यू 0 है, और इस वेव में भी यहाँ पे वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे हम कोई किसी किस्म का वेक्टर ड्रॉ नहीं करेंगे। अब इस पॉइंट पे आप देखें तो ये भी पीक पे है, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे, और यहाँ पे भी आपके पास क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है। तो ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, 2 पॉइंट है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस तरफ को है, वो अपवर्ड को है। तो यहाँ पे हम एक वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, और ये वेक्टर्स हमेशा कहाँ पे हमारे पास ड्रॉ होंगे, एंटी नोड्स पे। ये बात जहन में रखनी है, एंटी नोड्स पे हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम होता है, और नोड्स पे हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो 0 रहेगा। नेक्स्ट देखें जी, इस पॉइंट पे हम आते हैं 3 पे, तो ये 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, ये वैसे ही 0 पे है, और यहाँ पे जब हम आएंगे तो ये भी नेगेटिव मैक्सिमम डिस्टेंस है, और ये भी नेगेटिव मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो 4 पे फिर हमारा वेक्टर ड्रॉ हो जाएगा डाउनवर्ड। इसी तरह इस पॉइंट पे आप जाएंगे 5 पे, तो ये 0 ही रहेगा। 6 पे आएंगे तो ये भी पीक है, और ये भी पीक है। तो यहाँ पे हमारा वेक्टर किस तरफ को ड्रॉ हो जाएगा, अपवर्ड ड्रॉ होगा। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। यहाँ पे देखें, ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, जो भी वैल्यू है वेव की, एम्पलीट्यूड पॉजिटिव आ रहा है, और यहाँ पे नेगेटिव ए आ रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ए को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह 1 पॉइंट पे वैल्यू 0 आ गई, 2 पे आए ये पहले ही 0 पे हैं, 3 पे आए तो ये पॉजिटिव ए है, और ये नेगेटिव ए है। पॉजिटिव नेगेटिव ए क्या हो जाएगा, फिर से 0, वेक्टर ड्रॉ नहीं होगा। 4 पॉइंट पे आए तो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे क्या हैं, 0, तो 4 पे पहले ही 0 है। इसी तरह 5 पे आए तो ये पॉजिटिव ए है और ये नेगेटिव ए है, दोनों ऐड होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसी तरह 6 पे आए तो ये पॉइंट पे वैल्यूज़ पहले क्या हैं, यानी ये जो मीन लाइन पे है तो वैल्यू 0 होंगी। यहाँ पे फिर से नेगेटिव ए है और यहाँ पे पॉजिटिव ए है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फिर से 0। यानी इस वाली डायग्राम में हमारे पास कहीं पे भी जो है वो पीक वैल्यू नहीं मिली। नेक्स्ट T/2 टाइम पे चले जाएं, यानी हाफ टाइम पास आउट हो गया। तो अब आप फिर से ऑब्जर्व करें तो ए पॉइंट पे हमारे पास वैल्यू क्या आई है, 0, जबकि बी पॉइंट पे यानी जो सेकंड पॉइंट है आपके पास, यहाँ पे आपके पास दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो पीक्स मिल रही हैं और नेगेटिव पीक्स मिल रही हैं। तो 2 पे हमारे पास जो है वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, लेकिन वो आएगी किस तरफ को, डाउनवर्ड आ जाएगी। इसी तरह आप इस पॉइंट पे मूव करें थर्ड पॉइंट पे, तो ये पहले ही कहाँ पे है, मीन पॉइंट पे हैं, तो वैल्यूज़ क्या आएंगी, 0। यहाँ पे आप मूव करें तो ये दोनों पॉइंट एक्सट्रीम पे हैं, तो 4 पे आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव मैक्सिमम। 5 पे आए तो ये मीन पोजीशन पे हैं, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, 0। और 6 पे आप मूव करेंगे तो ये भी नेगेटिव ए है, ये भी नेगेटिव ए है, आपके पास मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे वेक्टर किस तरफ को हम ड्रा कर सकते हैं, डाउनवर्ड्स। ये वेक्टर जस्ट शो कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें एंटी नोड्स मिल रहे हैं, यानी मैक्सिमम वैल्यूज़ मिल रही हैं। अब टाइम, टोटल टाइम के 3 हिस्से गुजर चुका है, तो यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व करें कि नेगेटिव ए है और यहाँ पे पॉजिटिव ए है, ऐड होंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, जैसे कि इस डायग्राम में हमने देखा था सेकंड वाली डायग्राम में। तो अब यहाँ पे भी यही सिनेरियो हमें मिल रहा है।
तो वैल्यू क्या मिली 0। यहाँ पे आ जाएंगे तो ये मीन पॉइंट्स पे हैं, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी 0। यहाँ पे जाएं तो ये पॉजिटिव ए है, ये नेगेटिव ए है, यहाँ पे भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। 4 पहले ही 0 पे है, मीन पोजीशन पे है। 5 पे आप आएंगे तो ये नेगेटिव ए है, ये पॉजिटिव ए है, ये क्या हो जाएगा 0। 5 पे भी 0। यहाँ पे आप आ जाएं तो ये वैसे ही मीन पॉइंट है तो यहाँ पे 0 वैल्यू आएगी। 6 पे 0। 7 पे आप जाएं तो पॉजिटिव ए है और यहाँ पे नेगेटिव ए है तो वैल्यू क्या रहेगी 0, प्लस माइनस 0 हो जाएंगे। अब फाइनल स्क्रीनशॉट है जो कि हमारे फर्स्ट स्क्रीनशॉट जैसा आ रहा है। आप इसको ऑब्जर्व करें तो ये हमारे फर्स्ट स्क्रीनशॉट जैसा आ रहा है, जैसा कि हमारा फर्स्ट स्क्रीनशॉट था जब 0 टाइम था। तो इसको हम ऑब्जर्व करते हैं, ये बिल्कुल प्रीवियस पहले जैसा ही जो है वो रिज़ल्ट जनरेट करेगा। यहाँ पे आप देखें तो वैल्यू क्या आएगी 1 पे 0। यहाँ पे आप देखें प्लस ए है, यहाँ पे भी प्लस ए है तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो 2 पे आप वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह इन पॉइंट्स पे आप बेटा जाते हैं तो यहाँ पे मीन पोजीशन पे हैं, पॉइंट्स मिल रहे हैं हमें तो यहाँ पे वैल्यू फिर से 0 होगी। इसी तरह यहाँ पे देखें तो माइनस ए है, यहाँ पे भी देखें माइनस ए है, माइनस माइनस ऐड अप होंगे तो 4 पे हमारे पास जो वेक्टर है वो डाउनवर्ड ड्रॉ हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट पे 5 पे मूव करें, 5 पे मूव करें तो ये मीन पोजीशन पे हैं तो 5 वैसे ही क्या हो जाएगा 0। 6 पे आप देखें तो प्लस ए है, यहाँ पे भी प्लस ए है तो ऐड अप होंगे तो 6 पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, यानी ये एंटी नोड के पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे पास। और यहाँ पे आप देखें तो ये फिर से आपके पास दोनों पॉइंट्स कहाँ पे हैं, मीन पोजीशन पे हैं। सो ये आपके पास दोबारा से वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी 7 पे 0 आ जाएंगी। तो एक बात हमें यहाँ से जो पता चल रही है, यानी इस सारी कहानी से जो हमने रिजल्ट्स लिए हैं वो क्या हैं कि इसको मैं थोड़ा सा वर्टिकल करने लगा हूँ, ऑब्जर्व करें ज़रा इसको, कि हमारे पास जितने ऑड पॉइंट्स हैं ये हमेशा क्या रहते हैं, ये हमेशा 0 रहते हैं। लेकिन जो इवन पॉइंट्स हैं ये हमें मैक्सिमम वैल्यूज़ प्रोड्यूस करके दे सकते हैं। हर वक्त तो नहीं होती लेकिन कुछ कंडीशंस में इनकी मैक्सिमम वैल्यूज़ होती हैं। और जब ये मैक्सिमम वैल्यूज़ प्रोड्यूस करते हैं तो एंटी नोड्स बनते हैं और यहाँ पे हमेशा क्या रहते हैं, नोड्स रहते हैं। ऑड्स पे हमेशा नोड्स रहेंगे और इवन पे हमेशा तो नहीं लेकिन एंटी नोड्स बनते हैं जब भी मैक्सिमम वैल्यूज़ आती हैं। मैं इसको एक दफ़ा आपको सामने करता हूँ, आप एक दफ़ा इसकी जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें और इसको प्रैक्टिस ज़रूर करें। इस डायग्राम को समझना और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसको आप रिवाइंड करके बार बार देख सकते हैं।